नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। आज बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यानी परिवहन समस्याओं के अंदर अनब्लेस्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखते हैं अपने अनब्लेस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अनब्लेस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, अभी तक आपने जो किया वो किया था ब्लेस्ड प्रॉब्लम थी, अब आएगी अनब्लेस्ड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, इसको क्या करना है, ब्लेस्ड देखना है कि ये ब्लेस्ड है या अनब्लेस्ड है। तो अपने चेक करते हैं इसको। तो ये 75, ये 20, ये 50, तो इसका अगर योग करें अपने तो ये 70, 145 आएगा, यानी इसका योग आएगा 145। अगर मैं इसका योग करूं तो ये आएगा मेरे पास 105। तो अगर मैं बात करूं कि ये अनब्लेस्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्लेस्ड जब होता जब ये वैल्यू आपके पास सेम आती, ये वैल्यू भी आपके पास सेम आती। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि एक दोबारा टेबल बनाएंगे अपने इस टाइप की। तो ये लिखते हैं अपने, सीधा डायरेक्ट लिखेंगे इसमें अपने 5 तो ये आपके पास 5, ये 1, ये 7, ये 6, ये 4, ये 6, ये 3, ये 2 और ये 5। अब आपको क्या करना है कि जब भी आपको अनब्लेस्ड प्रॉब्लम दी हो तो उसके अंदर ये सप्लाई है, ये मांग है यानी डिमांड है। ये यदि आपके पास एक बात ध्यान रखना है आपको कि अनब्लेस्ड प्रॉब्लम के अंदर यदि आपके पास सप्लाई छोटी आए और डिमांड बड़ी आ जाए, जो छोटी आती है, अब ये छोटी आ रही है, इसका मतलब आप डमी रो बनाओगे, डमी रो, यानी आपको एक रो एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी इसको बैलेंस करने के लिए। तो अगर सप्लाई छोटी है यानी ये छोटा आ रहा है 105, 145 बड़ा है तो 105 छोटा है, तो आपको बनानी पड़ेगी एक डमी रो। अगर आपके पास ये छोटा होता, जो डिमांड है, अगर उल्टा अगर लिखा जाए इसको कि सप्लाई बड़ी आ जाती और डिमांड अगर छोटी आ जाती है आपके पास, तब जो छोटी होती है उसके कोरस्पॉन्डिंग एक कॉलम बनाते। तो डिमांड के सापेक्ष तो कॉलम बनाएंगे, छोटी है, अगर सप्लाई छोटी है तो डमी रो बनाएंगे। तो डमी कॉलम यानी स्तंभ बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड ज्यादा है, तो आपको एक रो एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी जो मैंने बना दी, और उस रो के अंदर जो एलिमेंट लेने पड़ेंगे वो लेंगे 0 0 0। अब बात करें तो यहाँ आपके पास सप्लाई 10 है, ये 80 है आपके पास, ये 15 है। अब ये कितनी कम है, इससे 40 कम है, तो यहाँ मैं 40 ऐड कर दूंगा और ये तो सेम रहेगी आपके पास 75, 20 और 50। अब इसका अगर टोटल योग किया जाए तो वो आएगा आपके पास 145। अब दोनों ब्लेस्ड हो चुकी है वैल्यू, मांग भी ब्लेस्ड होगी और सप्लाई भी ब्लेस्ड हो चुकी है। तो अपने क्या करेंगे, अब ये ब्लेस्ड होगी आपके पास, अब आपको इसको हल करना है। आपने ब्लेस्ड की, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब सप्लाई छोटी आएगी तो डमी रो बनाते हैं, ये रो बनाई मैंने। अगर ये मान लो ये बड़ी, ये छोटी आ जाती तो फिर एक कॉलम बनाते हैं वो 0 0 का। तो वो इस पे डिपेंड करता है कि सप्लाई छोटी है या सप्लाई बड़ी है। तो इस टाइप से अपने बनाते हैं रो और कॉलम। अब बात करते हैं अपने इसको हल करना है। तो हल करने के लिए आपको I, F, B
एज सॉल्यूशन निकालना है। इनिशियल फिजिबल या इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं इसको। तो IBFS इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है, वो निकालेंगे वोगल मेथड से। तो सबसे पहले आपको निकालना है वोगल मेथड। वोगल मेथड क्यों निकालना है? क्योंकि इसको हल करेंगे वोगल मेथड से, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी आपने देखी, सबसे कम एक्यूरेसी जो आती है वो आती है वोगल मेथड की। वहां से आपके पास वोगल मेथड से किसका हल आता है? IBFS इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आता है आपके पास। तो वोगल मेथड से आपने इनिशियल, तो इसको वोगल मेथड से इसको हल करना है। अब इसको हल करने के लिए वोगल मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले बनानी पड़ेगी आपको रो पेनल्टी, और बनानी पड़ेगी आपको कॉलम पेनल्टी। कॉलम पेनल्टी। तो रो पेनल्टी कैसे बनाते हैं? ये वोगल मेथड को हल कर रहे हैं अपने। सबसे पहले तो दो मिनिमम वैल्यू देखते हैं रो के अंदर, तो 5 और 1, यानी यहां बचेगा आपके पास 4। इसको ब्रैकेट में लेते हैं, इनमें दो मिनिमम वैल्यू देखते हैं, उनको माइनस करते हैं तो 2, यहां से दो मिनिमम वैल्यू आ रही है, इनको माइनस करेंगे तो 1, फिर दो मिनिमम वैल्यू यहाँ 0 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा आपके पास। अब मैं कॉलम की बात करूं, कॉलम के अंदर दो मिनिमम वैल्यू ये है, तो यहां बचेगा 5 और यहां बचेगा 2, क्योंकि ये दो मिनिमम वैल्यू है, ये 2 है, तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा आपके पास। इस टाइप से आपने क्या किया? रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी को सेट कर दिया। तो ये है कॉलम पेनल्टी। अब करने के बाद में आपको देखना है कॉलम और रो में से हाईएस्ट वैल्यू किसकी आ रही है। अगर यहां देखें तो 4 हाईएस्ट है, यहां देखें तो 5, तो दोनों में से बड़ा कौन है? यहाँ पे रो में से देखना है आपको और कॉलम में देखना है। तो यहां से सबसे बड़ी वैल्यू 5 है, तो इस कॉलम में आपको क्या मिलेगी? वैल्यू मिलेगी। तो वैल्यू कैसे मिलेगी? सबसे छोटी वैल्यू देखो इसमें कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू 0 है, तो यहां आपने क्या करेंगे? आपको एक वैल्यू एलोकेट करनी पड़ेगी। कौन सी वैल्यू एलोकेट करनी पड़ेगी? देखते हैं, डिमांड और सप्लाई। ये डिमांड है, ये सप्लाई है, तो इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी है? वो है 40। तो 40 में 40 जाएगा, 0 रह जाएगा, यहाँ 40 जाएगा तो यहाँ 10 रह जाएगा। इसका मतलब ये इसकी डिमांड पूरी हो चुकी है, 0, ये ब्लास्ट होगी, इसका मतलब इसको कट कर देंगे, अब इसको शामिल नहीं करेंगे रो को। तो यहाँ 0 आ गया, इसका मतलब ये ब्लास्ट हो चुकी है यानी 0, इसका मतलब इस लाइन को कट कर दिया आपने। अब बात करते हैं, अब दोबारा अपना बनाते हैं रो पेनल्टी। तो रो पेनल्टी दोबारा बनाएंगे तो इसकी 4 आएगी, फिर इसकी 2 आएगी, फिर इसकी 1 आएगी, फिर इसकी डैश आएगी, क्योंकि ये तो ब्लास्ट हो चुकी है, 0 आ गई। अब इसकी बात करें, इनमें दो छोटी वैल्यू 6 और 5 है, तो 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगी। इसमें से दो छोटी वैल्यू 1 और 2, 2 में से 1 जाएगा, 1। इनमें से दो छोटी वैल्यू 5 और 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगी। ये वोकल अप्रोक्सीमेशन मेथड कर रहे हैं हमें। अब इनमें से देखनी है कि कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है आपके पास। बड़ी वैल्यू को लेते हैं रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी में से। तो देखें तो ये 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है। अब मैं अगर ये वैल्यू लेना चाहूं तो देखूंगा मैं इस कॉलम के अंदर, इस कॉलम के अंदर 0 को छोड़कर कौन सी वैल्यू छोटी है? 3। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस रो में जाएं अपने, तो यहां जो छोटी वैल्यू है वो 4। इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू इस रो और इस कॉलम में से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 3। तो 3 पे वैल्यू एलोकेट करेंगे यहाँ पे अपने। वो वैल्यू क्या आएगी देखते हैं, 15 है यहाँ पे और यहाँ 75 है। तो डिमांड तो 75 है और सप्लाई 15 है आपके पास, तो दोनों में से मिनिमम कौन सा हुआ? 15। तो यहाँ से 15 जाएगा तो ये बचेगा आपके पास 60
और यहाँ से आपके पास आ जाएगा ब्लेस्ड होके 0, यानी 15 में से 15 जाएगा तो 0, और 75 में से 15 जाएगा तो 60, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एलोकेट हो जाएगी 15। अब बात करते हैं, दोबारा बनाते हैं रो पेनल्टी। तो रो पेनल्टी दोबारा बनाएंगे तो वही यहाँ वैल्यू आएगी 4, यहाँ वैल्यू आएगी आपके पास 2। अब ये ब्लेस्ड हो चुकी है वैल्यू, तो इसको कट कर देंगे अपने, इसको शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये तो 0 होगी यानी ब्लेस्ड होगी। अब आपके पास दो ही वैल्यू आई, एक तो 4 आई और एक आई 2। ये वैल्यू ब्लेस्ड होगी, ये भी वैल्यू ब्लेस्ड होगी, यानी यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब बात करते हैं इसमें जाए कॉलम के अंदर, 7 में से 6 जाएगा तो 1, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और 6 में से 5 जाएगा तो 1। इसको भी अब एक बार शामिल नहीं करेंगे। अब आपके पास देखनी है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है। तो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है इस कॉलम के अंदर और इस रो के अंदर, वो आ रही है 4। तो अब आपको इस रो में जाना है और मिनिमम वैल्यू देखनी है कौन सी है। तो मिनिमम वैल्यू है 1, तो 1 पे एलोकेट करनी है वैल्यू, 10 एलोकेट होगी या फिर 20 एलोकेट होगी, यानी यहाँ मिनिमम वैल्यू आएगी 10। अब सप्लाई 10 है, यानी 10 में से 10 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 10 मिनिमम करेंगे इसको तो यहां बचेगा आपके पास 10। अब ये वैल्यू ब्लेस्ड होगी, इसका मतलब इसको कट कर देंगे। अब आपके पास एक रो ही बची है, ओनली 4। अब बनाते हैं तो बना सकते हो आप, इधर बनाएंगे तो इधर ये तो ब्लेस्ड हो चुकी है 0, डैश आ जाएगा, ये ब्लेस्ड होगी जी, ये भी ब्लेस्ड होगी, ये बचेगी आपके पास। तो यहां से अगर वैल्यू देखें तो 6 और 4 दो मिनिमम वैल्यू है, तो यहां बचेगा 2 आपके पास। और इधर अगर बात करूं तो मेरे पास एक ही आ रही है वैल्यू, यहाँ 2 होनी चाहिए कम से कम कॉलम बनाने के लिए, तो वो है नहीं आपके पास, तो अपने छोड़ देंगे। तो इसका मतलब 2 यहाँ वाला जो रो है वो एक ही रो बची हुई है, इस रो को लेंगे। अब इस रो को लेंगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही है 4, तो 4 आ रही है, यहाँ वैल्यू एलोकेट करेंगे, या तो वैल्यू 80 आएगी या वैल्यू 10 आएगी। क्यों? क्योंकि इस कॉलम के अंदर जो डिमांड है वो 10 है और सप्लाई 80 है, तो मैं यहाँ पे 10 एलोकेट करूंगा और यहाँ ब्लेस्ड हो जाएगी वैल्यू 0 और यहाँ बचेगा मेरे पास 70। 10 माइनस हो जाएगी तो यहाँ 70 बचेगा। अब मेरे को क्या करना है, अब अगर मैं आगे इसका करना चाहूं तो मेरे पास 6 और 6 बचा है, दोनों सेम वैल्यू है, तो आगे अपने जा ही नहीं सकते रो पेनल्टी पे, दोनों वैल्यू सेम है। तो एक पे अपने अगर मान लो पहले ये ले या पहले ये ले, अगर जो भी है पहले ये लेते हैं तो यहाँ 70 है सप्लाई, यहाँ 60 है, तो मिनिमम कौन सा है 60 है, तो यहाँ 60 लगा देंगे। अब 60 जाएगा तो यहाँ बचेगा 10 और यहाँ ब्लेस्ड हो जाएगी वैल्यू 0, यानी ये तो सारा कट हो जाएगा, इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं रही, यहाँ पे ब्लेस्ड होगी। अब ये 6 बचा है तो एक ही वैल्यू बची है आपके पास, ये 10 बचा है और ये 10 बचा है आपके पास। तो इसका मतलब आप अभी तक सही चल रहे थे, क्योंकि ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, यहाँ 10 बचा और यहाँ 10 बचा, आप सही थे। इसका मतलब 10 यहाँ लगाया आपने और ये आपके पास डिमांड होगी 0 और ये डिमांड 0 और ये सप्लाई 0, यानी ये वैल्यू सारी 0 आ गई, ये भी 0 आ गई, यानी ब्लेस्ड हो चुकी है वैल्यू। अब ब्लेस्ड होने के बाद में आपने क्या देखा कि इसके अंदर कितनी वैल्यू आई, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आई। तो अब इनका जो हल होगा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो वो क्या हल आएगा इसका, उसके बारे में देखते हैं अपने। तो अभीष्ट हल, तो जो अभीष्ट हल होगा वो 10 इंटू 1 प्लस 60 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 6 प्लस 15 इंटू 3 प्लस 40 इंटू 0, ये कॉस्ट होती है, ये मात्रा होती है। अब इनको अगर हल करूं मैं तो मेरे पास कितना आएगा आंसर, ये 10 प्लस 360 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 0, तो ये हो गया आपके पास 400 460 470 और
45, 470 और 45 जो आएगा वो आएगा 515। तो ये आपके पास आया इसका अभिष्ट हल 515 रुपए। ये था इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। कब? जब अनब्लेस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो, उसको सोल्व करना हो तो वोगल मेथड ही सबसे अच्छा माना जाता है, तो वोगल मेथड अप्लाई किया इसके ऊपर। अब बात करेंगे अपने मोदी मेथड की। इस पे आपको मोदी मेथड अप्लाई करना है। क्या मोदी मेथड इस पे अप्लाई हो सकता है? तो मोदी मेथड के लिए अपने ऑप्टिमल जब भी सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए मोदी मेथड अप्लाई करते हैं। तो इसमें पूछा हुआ है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालिए, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन से पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा कि IBFS सॉल्यूशन है, यानी वोगल मेथड आपको करके दिखाना पड़ेगा। वोगल मेथड कर लिया। मोदी मेथड के लिए अपने ये देखते हैं कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है, ये कि स्टेप नंबर फर्स्ट में जब अपने करते हैं तो जो वैल्यू आपके पास, ये तो कितनी पंक्ति है आपके पास और कितने स्तंभ है, उनको चेक करते हैं अपने। तो आपके पास 1 2 3 4 पंक्ति है, 3 स्तंभ है, तो 7 - 1 6। अब नंबर ऑफ, अब तो ये तो आ गया आपके पास वैल्यू m + n - 1 बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल। ऑक्यूपाइड सेल कौन कौन सी है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6 ऑक्यूपाइड सेल 6। और इनकी जो वैल्यू आएगी, पंक्ति कितनी है? 4, स्तंभ कितने हैं? 3 - 1 बराबर 6। तो 6 बराबर 6 आ गया। इसका मतलब ये नॉन डीजनरेट है। तो यहां से आसानी से मोदी मेथड लगेगा इस पे और ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा इसका। तो अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, मोदी मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, तो वो करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब नई टेबल बनाते हैं अपने। तो नई टेबल बनेगी, वो देखते हैं कैसे बनेगी। तीन कॉलम बनेंगे, 4 रो बनेगी। जैसे ये आया आपके पास, यहाँ 5 आएगा आपके पास, यहाँ एलोकेट हुआ 10, यहाँ 1, यहाँ 7, यहाँ एलोकेट हुआ 60, यहाँ 6, यहाँ 10, यहाँ 4, यहाँ 10, 6, यहाँ 15 एलोकेट हुआ, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ एलोकेट हुआ 40 और 0 और 0। ये वैल्यू थी बैलेंस्ड वैल्यू। अब बात करते हैं अपने कि इस पे अप्लाई करना है मोदी मेथड। सबसे पहले आपने अभी तक निकाला, वोगल मेथड से वैल्यू निकाली, IBFS सॉल्यूशन निकाला 515 रुपए। अब इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि ये इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालो। तो उससे पहले वोगल मेथड करना पड़ेगा आपको, उसके करने के बाद में आपको मोदी मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसमें अपने मोदी मेथड अप्लाई करते हैं। मोदी मेथड ये कब लगता है? स्टेप फर्स्ट में मैंने आपको बताया था डीजनरेट और नॉन डीजनरेट के बारे में। तो वैल्यू नॉन डीजनरेट है, क्यों है? तो अपने देखते हैं स्टेप फर्स्ट के अंदर होती है नॉन डीजनरेट। वैल्यू है, क्यों वैल्यू है? क्योंकि m + n - 1 बराबर आ रहा है नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स। तो पंक्ति कितनी है आपके पास? 4 है, स्तंभ 3 है, -1, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल 6, तो 6 बराबर 6, यानी मोदी मेथड अप्लाई हो सकता है। दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है और नॉन डीजनरेट है ये कंडीशन। तो आपने देखा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो अपने क्या मानते हैं? U1 मान लिया, इसको U2 मान लिया, इसको U3 मान लिया, इसको U4, इसको V1 मान लिया, इसको V2 मान लिया, इसको V3 मान लिया। अब V2, अब आपको क्या करना है? तीसरे स्टेप के अंदर CIJ निकालना है।
वो निकलता है ui प्लस में vj से। आपको तो इनकी वैल्यू निकालनी है u1 u2 u3 u4 v1 v2 v3 की, और dij निकालना है। dij ग्रेटर देन होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा आपको। तो चेक करते हैं, सबसे पहले तो इनकी वैल्यू निकालनी है u1 u2 u3 u4। तो Cij होता है अपने पास, स्टेप नंबर 3 में करते हैं Cij। तो अब बात करूं मैं Cij, तो C मतलब ये ऑक्यूपाइड सेल के लिए निकलता है, तो ऑक्यूपाइड सेल यहाँ कौन सी है आपके पास 1, तो पहली पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो u1 प्लस में v2। फिर बात करूं मैं C, ये ऑक्यूपाइड सेल है, ये ऑक्यूपाइड सेल के लिए निकलता है, तो C दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो u2 प्लस में v1। फिर बात करें दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है आपके पास, तो u2 प्लस में v2। फिर दूसरी पंक्ति है तीसरा स्तंभ है u2 प्लस में v3। फिर बात करूं मैं C, तीसरी पंक्ति है पहला स्तंभ है u3 प्लस में v1। फिर बात करूं मैं C, चौथी पंक्ति है तीसरा स्तंभ है, तो u3 प्लस में v3। ये आपने लिखा किसके लिए, ऑक्यूपाइड सेल के लिए। ऑक्यूपाइड सेल के लिए आपने पंक्ति लिखी, स्तंभ लिखी, आपको u1 v1 v2 इनकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक वैल्यू को आपको जीरो करना पड़ता है। अब एक वैल्यू को जीरो, कौन सी वैल्यू को जीरो करें, तो उसमें अपने ये देखते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा ऑक्यूपाइड सेल आ रही है। इसमें एक आ रही है ऑक्यूपाइड सेल, इसमें 3 आ रही है, इसमें एक आ रही है, इसमें एक आ रही है, इसमें 2 आ रही है, इसमें 2 आ रही है, इसमें 2 आ रही है, तो सबसे ज्यादा 3 इसमें आ रही है u2 वाले में। तो अपने सपोज करेंगे लेट u2 बराबर 0, तो u2 0 मान लेंगे। अब यहां से वैल्यू निकल जाएगी आपके पास। तो अगर मैं u2 देखते हूं, 0 करता हूं, तो u2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो पहले इन तीनों को सोल्व करते हैं। पहले इसको सोल्व करूं तो u2 0, अगर मैं यहां बराबर लिखूं इसके, तो C21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ में वैल्यू आएगी आपके पास C21 की 6 बराबर u2 की वैल्यू 0 प्लस v1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। फिर v2 की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, u2 की वैल्यू 0, u2 की वैल्यू 0, u2 की वैल्यू आएगी 4 बराबर में 0 प्लस में v2, तो v2 की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 4। इसी प्रकार अगर इसकी बात करें 2 की, तो यहां से अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास C23 की वैल्यू आएगी 6 बराबर, यहां 0 हो जाएगा, u2 की वैल्यू आपने मानी 0 है, प्लस में v3, और v3 की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 6। तो इस टाइप से मैंने क्या किया, वैल्यू निकाल दी सभी। अब वैल्यू निकालने के बाद में मैंने v1 की वैल्यू निकाली, v2 की निकाली, v3 की निकाली। अब मैं वैल्यू निकालता हूं u1 की। u1 की अगर मैं वैल्यू, u2 तो मेरे पास 0 है, तो अब वैल्यू देखते हैं, यहां से u2 तो 0 हो जाएगा। अब u1 की वैल्यू निकालते हैं यहां से, तो C12 की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आएगी, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ यानी 1 आएगी यहाँ पे वैल्यू 1 बराबर में u1 आपको निकालना है, प्लस में v2 आपने निकाला 4, तो यहां से u1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3, u1 आ गया आपके पास -3। अब बात करते हैं, u1 आ गया, अब बात करते हैं u2 को आपने 0 मान लिया, और फिर u3 की वैल्यू निकालनी है आपको, u3 की वैल्यू निकालनी है, तो C31 की वैल्यू कितनी आएगी, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ में 3 आएगा, तो यहां पे 3 लिखेंगे बराबर u3 की वैल्यू चाहिए आपको, और v1 की जो वैल्यू आपने निकाली 6, तो ये 6 में से u3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3।
और लास्ट बची U4 की वैल्यू निकालनी है अब आपको। तो V1 V2 U2 की वैल्यू निकाली। अब आपको वैल्यू निकालनी है U1 की वैल्यू निकाली, U2 को 0 मान लिया, U3 और U4 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो U4 की जो वैल्यू निकालेंगे अपने, तो यहाँ U4 आएगा क्योंकि ये 4 है और ये 3 है, तो I की वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 3 है, तो इसमें वैल्यू रखें अपने। तो 4 3 की वैल्यू 0 है, तो 0 बराबर U4 की वैल्यू निकालनी है आपको प्लस V3 कितना है आपके पास 6, तो U4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -6। इस टाइप से आपने U1 की वैल्यू निकाली, U2 की वैल्यू मानी आपने 0, U3 की वैल्यू -3, U4 की वैल्यू -6, V1 की वैल्यू 6, V2 की वैल्यू 4 और V3 की वैल्यू 6। तो इस टाइप से आपने वैल्यू फाइंड की। अब आपको क्या करना है वो देखते हैं कि U1 की जो वैल्यू आई है आपके पास, U3 की वैल्यू -3, U1 की वैल्यू आपके पास आई है वो आई है -3 और U3 की वैल्यू आई है आपके पास -3 और U4 की वैल्यू आई है आपके पास -6। अब आपको निकालना है DIJ निकालना है आपको। वो कैसे निकालते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वैल्यू काम आएगी आपके, अपने निकालते हैं DIJ। अपना टारगेट ये है कि DIJ जो निकालेंगे वो ग्रेटर देन आना चाहिए, सारी वैल्यू जितनी भी वैल्यू होगी DIJ की वो ग्रेटर देन या 0 के बराबर आनी चाहिए। तो DIJ ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो ये वैल्यू निकालते हैं अपने। तो ये वैल्यू निकालते हैं तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, DIJ फॉर्मूला होता है CIJ माइनस UI प्लस में VJ। अगर CIJ की वैल्यू देखूं मैं तो DIJ जो निकाला जाता है वो नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए निकाला जाता है। अब नॉन ऑक्यूपाइड सेल आपके पास ये रही, तो इसके अंदर आपके पास कितना आएगा, 5 आएगा। तो पहले के लिए निकालना है तो D11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ 11 आ जाएगा, U1 आ जाएगा और V1 आ जाएगा। तो C11 की जो वैल्यू होगी वो आएगी 5, क्योंकि पहली पंक्ति और पहला ही स्तंभ है और यहाँ वैल्यू है नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए 5 माइनस U1 और V1 को ऐड करेंगे। U1 की वैल्यू आपने निकाली -3 प्लस V1 की वैल्यू निकाली आपने 6, दोनों को ऐड किया तो ये प्लस का 3 रहेगा, 3 में से जाएगा तो ये 2 बच जाएगा। तो ये वैल्यू जो आ रही है वो 0 से बड़ी आ रही है, एक वैल्यू आपने सेट कर दी 0 से बड़ी आ रही है। अब बात करते हैं D और नॉन ऑक्यूपाइड सेल ये रही, तो ये पहली पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है, तो C13 U1 और V3। C13 की वैल्यू 7 आएगी, U1 की वैल्यू -3 और V3 की जो वैल्यू आपने निकाली वो निकाली 6। तो ये प्लस का 3 जाएगा तो ये 4 बचेगा, जो वैल्यू आ रही है 0 से बड़ी। अब बात करते हैं अपने, इसमें कोई भी नॉन ऑक्यूपाइड सेल नहीं है, इसमें आ रही है ये वैल्यू, तीसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, तो C32 माइनस U3 प्लस में V2। तो C32 की वैल्यू 2, U3 की वैल्यू -3 और V2 की वैल्यू 4। तो 2 माइनस ये प्लस का 1, तो यहाँ प्लस का 1 बचेगा, वो 0 से बड़ा आएगा। ये भी वैल्यू क्या आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है। फिर देखेंगे ये भी नॉन ऑक्यूपाइड सेल है, इसके लिए निकालेंगे, तो इसके लिए निकालते हैं DIJ। तो ये वैल्यू तीसरी तो पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है, तो C33 U1 प्लस में U3 प्लस में V3। तो C33 की वैल्यू जो आएगी वो 5, U3 की वैल्यू आपने निकाली -3
और प्लस V3 की वैल्यू निकाली +6, तो जो ये वैल्यू आएगी आपके पास 3, ये 2, ये भी बड़ा आएगा किससे? 0 से। अब ये वैल्यू कंप्लीट होगी। अब ये भी नॉन ऑक्यूपाइड सेल है, ये भी नॉन ऑक्यूपाइड सेल है, तो इसके लिए निकालते हैं। तो चौथी पंक्ति है, पहला स्तंभ है, तो C41 U4 प्लस V1। अगर बात करें तो C41 ये 1 आएगा, और C41 की जो वैल्यू है आपके पास वो जो है वो है C41, चौथी पंक्ति पहले स्तंभ में 0 माइनस U4 की जो वैल्यू है वो है आपके पास 6 माइनस 6 प्लस V1 की जो वैल्यू है वो आपके पास है 6, तो ये 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर में आ रहा है, Dij 0 के बराबर आ रहा है। अब बात करेंगे अपने D42 के बारे में, चौथी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये आएगा C42 माइनस U4 प्लस में V2, तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 माइनस U4 की जो वैल्यू है आपके पास वो है -6, और प्लस में V2 जो है आपके पास वो जो वैल्यू आ रही है V2 की वो 4, तो जो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास 4 में से 2 जाएगा -2 माइनस प्लस के 2 भी 0 से क्या है? बड़ा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो सारी वैल्यू क्या है आपके पास? बड़ी आ रही है। तो -6 और ये आपके पास 4, तो ये 2 बड़ा आ गया 0 से, तो देखा आपने ये बड़ा आ रहा है, ये बराबर आ रहा है, ये भी बड़ा आ रहा है, Dij ये भी बड़ा आ रहा है, ये भी बड़ा आ रहा है, और ये भी बड़ा आ रहा है। इस प्रकार आपने देखा कि सारी वैल्यू जो आ रही है Dij कि वो क्या आ रही है? कैपिटल यानी बड़ी आ रही है, आर वैल्यू इज पॉजिटिव, तो अपने लिख सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि जो Dij है आपके पास, ये आपने वैल्यू निकाली Dij की, ये Dij ऑल वैल्यू इज पॉजिटिव, तो सारी वैल्यू आपके पास क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब आपको ऑप्टिमल जो सॉल्यूशन है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका आएगा, वो क्या आएगा उसको देखते हैं हमें। तो 10 × 1 प्लस 60 × 6 प्लस 10 × 4 प्लस 10 × 6 प्लस 15 × 3, ये 0 हो जाएगा, 40 × 0। तो अगर आपने देखे तो 10 प्लस 360 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 45, ये 0 हो गई, तो अब कितना आएगा आपके पास? 515, तो ये 60 70 और 360 और ये 515, यानी 515 रुपये आपके पास आंसर आएगा। तो ऑप्टिमल जो सॉल्यूशन था आपके पास, जो वोकल मेथड से निकला वो सेम वैल्यू निकली। अगर ये वैल्यू अगर एक भी नेगेटिव आ जाती इसमें से Dij की, फिर आपको पाथ बनाना पड़ता, फिर स्टेप 5 करना पड़ता, पाथ बनाते, पाथ के बाद में ये चेंज होती वैल्यू, जो ऑक्यूपाइड सेल है वो नॉन ऑक्यूपाइड सेल बन जाती, तो फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलता। लेकिन ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। जो गोखरू सैनी की बुक है तो उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को आप हल करोगे, वो सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर फर्क इतना है कि जो आपने रो, ये जो रो मानी है आपने डमी रो, वो आपको उसके अंदर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है वैल्यू, वो दी हुई है वैल्यू आपको, उसके अंदर 5 3 2 ऐसे वैल्यू दे रखी है आपको। तो उस क्वेश्चन के अंदर आपने एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर
जीरो जीरो नहीं माननी है, उसके अंदर जो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 5 3 2 वही माननी है आपको, और फिर उसको हल करना है। और फिर इसी टाइप से मेथड यही होगा, पहले वोगल मेथड निकालिए, फिर मोदी मेथड निकालिए, तो इस प्रकार उसको हल करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 आप खुद प्रैक्टिस करोगे, और अगर कोई भी समस्या आती है तो मुझे कमेंट में जरूर रिप्लाई करोगे। तो प्लीज हैव यू नाइस डे, थैंक यू।